हेलो बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर से अकाउंट्स की क्लास में। और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अपना पार्टनरशिप का बच्चों लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो क्या होता है बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? यहाँ पे तो जब हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन की, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात हो रही है यहाँ पे फिलहाल इस चैप्टर में। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है बच्चों कि फर्म का जो बिजनेस है उसको हम बंद कर रहे हैं, फर्म की जो एक्टिविटीज थी उसको हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस बंद हो जाएगा, सारी की सारी एसेट्स को क्या कर दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें से लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी जाएगी, और अगर कुछ बच गया तो पार्टनर उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके सब अलग अलग हो जाते हैं। यानी पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद हो रही है, खत्म हो रही है। हमारा बिजनेस जो है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि जब हमारी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है तो कैसे एक तो हमारी फर्म बंद होती है, उसको बंद करने के मेथड्स क्या है, तरीके क्या है उसको बंद करने के। फिर हम पढ़ेंगे कि जब फर्म बंद होगी तो उस टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या की जाएगी, अकाउंट्स पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका, वो आपने इस चैप्टर के अंदर सीखना है। तो चलिए पहला पॉइंट हम इसमें सीखते हैं कि पार्टनरशिप का खत्म होना और पार्टनरशिप फर्म का खत्म होना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो सबसे पहले पार्टनरशिप का खत्म होना। पार्टनरशिप क्या होती है बच्चों? पार्टनरशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन, है ना। तो जैसे मान लो ए बी सी तीन लोग इकट्ठे मिल गए, है ना, तो इनके रिलेशन को पार्टनरशिप कहा जाता है। अगर बाय चांस सी फर्म को छोड़ के चला जाए तो सी की रिलेशनशिप जो है वो ए और बी से टूट जाएगी। तो यहां हम कहेंगे कि इनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई है, लेकिन फर्म बंद नहीं हुई है, फर्म तो अभी चल रही है, ए और बी उसे चला रहे हैं, बिजनेस अभी चल रहा है, सारी एक्टिविटी जो बिजनेस में होनी थी वो सब हो रही है, ठीक है ना। तो सिर्फ सी का रिलेशन ए और बी से टूट गया, तो इसे कहते हैं एंड ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अभी फर्म बंद नहीं हुई है। जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात होती है तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आपने फर्म का बिजनेस ही बंद कर दिया, ठीक है ना। पार्टनरशिप का बिजनेस फिनिश हो गया, सारी एसेट्स बेच दी जाएंगी, लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी जाएगी और सब पार्टनर्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब फर्म बंद होगी ना तो सब पार्टनर्स के रिलेशन टूट जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप जब खत्म होगी तो जरूरी नहीं है कि फर्म बंद हो, लेकिन जब फर्म खत्म होगी तो पार्टनरशिप पक्का खत्म हो जाएगी इनके बीच में से। तो ये पार्टनरशिप का खत्म होना और फर्म का खत्म होना अलग अलग बातें हैं। अब हम ये पढ़ने वाले इस चैप्टर में कि अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो कैसे आपने अकाउंट्स को सेटल जो है वो करना होता है। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसका। फर्म बंद कैसे होती है? देखो आपकी पहले तो फर्म हो सकती है बंद कई कारणों से। देखो हो सकता है पार्टनर्स खुद अपना एग्रीमेंट करके, म्यूचुअल एग्रीमेंट से फर्म को बंद कर दे, ठीक है ना, सब लोग सहमत हो जाए कि चलो फर्म को बंद किया जाए, तो फर्म बंद हो सकती है। या फिर जो पार्टनरशिप फर्म का पर्पस था वो पूरा हो जाए, पार्टनरशिप की जो टर्म थी, कितने टाइम के लिए की गई थी पार्टनरशिप, वो पूरी हो जाए तो भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद की जा सकती है। या कोर्ट भी फर्म को बंद करने का ऑर्डर दे सकता है। तो कई कारण होते हैं बेटा, कई रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद हो सकती है। उसमें इतना डीपली नहीं जा रहे हम पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट कि कैसे हम सबसे पहले लॉसेस को सेटल करते हैं। कैसे हम लॉसेस को सेटल करते हैं? जब बात आएगी ना सेटल करने के अकाउंट्स को, तो सबसे पहले देखो लॉसेस को सेटल करने का पॉइंट आता है। तो सबसे पहले लॉसेस को कहां से कवर करने की कोशिश की जाती है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हो तो, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि प्रॉफिट्स हमारे पास अवेलेबल होते नहीं है या बहुत कम अवेलेबल होते हैं, राइट। तो प्रॉफिट में से जो लॉसेस है वो कवर नहीं हो पाती आमतौर पे। दूसरा, प्रॉफिट अगर कम पड़ जाए तो पार्टनर्स की कैपिटल में से लॉस को भरने की कोशिश की जाएगी,
ठीक है। अगर कैपिटल भी कम पड़ गई पार्टनर्स की तो पार्टनर्स जो होते हैं वो घर से पैसा लाएंगे, आउट ऑफ प्राइवेट फंड्स, यानी वो घर से पैसा लाएंगे और लॉस को कवर करेंगे। अगर मान लो कोई एक पार्टनर ऐसा है जो घर से पैसा नहीं ला पाता, उसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो उसके हिस्से की लॉस को भी बाकी बचे हुए पार्टनर्स को जो है वो कवर करना पड़ता है, क्योंकि लायबिलिटी जो है वो पार्टनरशिप में क्या होती है बच्चों, अनलिमिटेड होती है। तो किसी एक पार्टनर के हिस्से की लॉस को दूसरों को भी भरना पड़ सकता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए बच्चों, देखो लॉस को सेटल करने के लिए ये ऐसे कैसे याद करने हैं अपने सीरियल वाइज। पहले नंबर पे लॉसेस को कहां से कवर करने की कोशिश करोगे, आउट ऑफ प्रॉफिट, दूसरा आउट ऑफ कैपिटल और तीसरा आउट ऑफ प्राइवेट फंड्स। उसके बाद आ जाइए बच्चों आप कि जब आप सारी एसेट्स को सेल करेंगे, जब फर्म बंद हो रही है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो सारी एसेट्स को बेचा जाएगा, ठीक है ना। तो एसेट्स बेच के जो अमाउंट आएगा बच्चों, उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, राइट। तो इसे हम सीक्वेंस ऑफ पेमेंट भी बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, यानी पैसा जो आएगा एसेट्स बेच के, उसमें से पहले किसकी पेमेंट होगी, बाद में किसकी पेमेंट होगी, ये आपको लर्न करना है। देखो ये भी सीरियल वाइज याद करना होगा। तो जब भी हमारे पास अमाउंट आएगा एसेट्स को सेल करके, तो पहले नंबर पे हम पेमेंट करते हैं बच्चों आउटसाइड लायबिलिटीज की, आउटसाइड लायबिलिटीज जो हमने पार्टनर को छोड़कर बाहर के लोगों का देना है, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे बिल्स पेबल हो, चाहे वो बैंक लोन हो, ठीक है ना, या पार्टनर की वाइफ से लोन लिया हो, पार्टनर के किसी रिलेटिव से लोन लिया हुआ हो, वो भी सब आउटसाइडर है। तो सबसे पहले हमेशा आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट होती है। उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाए, ठीक है ना, तो पार्टनर के लोन की पेमेंट की जाएगी दूसरे नंबर पे। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है कैपिटल के अलावा, तो पार्टनर को उसका लोन वापस किया जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे पार्टनर्स की कैपिटल वापस की जाएगी अगर बच जाए पैसा तो, और कैपिटल वापस करने के बावजूद भी अगर हमारे पास अमाउंट बच गया, उसके बाद भी अमाउंट कुछ बच गया, तो बचे हुए अमाउंट को यानी सरप्लस कैश को आप पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग क्या कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब आप सीक्वेंस याद करोगे बच्चों, तो ऐसे ही सीक्वेंस याद करना है। पहले नंबर पे आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट, दूसरे नंबर पे पार्टनर के लोन की पेमेंट, तीसरे नंबर पे पार्टनर्स के कैपिटल की पेमेंट, और उसके बाद भी अगर पैसा बच गया तो वो फंड जो है, वो कैश जो है, वो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये है आपका सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है कि जब भी फर्म डिसॉल्व होगी तो अकाउंट्स कैसे बनेंगे, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे और उनका क्या सीक्वेंस रहेगा। देखिए पहले नंबर पे बनता है आपका बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे मेन अकाउंट तो बच्चों यही है। पेपर में कई बार सिर्फ यही अकाउंट बनाना आता है, रियलाइजेशन अकाउंट 6 मार्क्स का। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है आपकी रियलाइजेशन अकाउंट। ये बनाया किस लिए जाता है, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि एसेट्स को सेल करके और लायबिलिटी की पेमेंट करके आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। नेचर में नहीं, नॉमिनल अकाउंट होता है बच्चों, और कोई भी नॉमिनल अकाउंट आप बनाओ उसका एंड रिजल्ट यही होता है, प्रॉफिट या लॉस। तो ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें पता चल जाए कि एसेट्स को बेचने पे और लायबिलिटी की पेमेंट करने पे हमें कुछ फायदा हुआ या फिर लॉस उठाना पड़ा। दूसरे नंबर पे आप बनाओगे पार्टनर का लोन अकाउंट। अगर हमने किसी पार्टनर से लोन लिया हुआ हो तो लोन अकाउंट बनाया जाएगा, अदरवाइज लोन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। थर्ड नंबर पे आपने बनाना है बेटा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। थर्ड नंबर पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे बच्चों। ये कैपिटल अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट से हमें पता चलता है कि किस पार्टनर का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। एंड में आपने उनको पैसे देने हैं या उनसे पैसे लेने हैं, ये पता करने के लिए आप तैयार करते हैं अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में आपको बनाना है कैश और बैंक अकाउंट।
अब बैलेंस शीट नहीं बनानी लास्ट में, जैसे हर चैप्टर में आपने बाद में लास्ट में बैलेंस शीट बनाई थी। अब आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी बैलेंस शीट बोला? क्योंकि सारी की सारी एसेट्स हम बेच चुके, लायबिलिटी की हम पेमेंट कर चुके। तो जब ना कोई एसेट्स बची ना कोई लायबिलिटी बची तो बैलेंस शीट कहां से बनाएंगे? तो बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, राइट। हमें लास्ट में बनाना है कैश या बैंक अकाउंट, जैसे भी लिख रखा हो क्वेश्चन में। तो कैश या बैंक अकाउंट बिल्कुल जैसे +1 में आपने सीखा था वही सेम स्टाइल होता है। एक तरफ कैश आया, क्रेडिट साइड में कैश गया। अगर दोनों साइडों पे आया और गया, कैश आया और कैश गया, बराबर हो जाए दोनों साइडों का टोटल, तो आपका क्वेश्चन जो है इसका मतलब ठीक होता है। ठीक है ना? तो ये 4 अकाउंट जो है वो आपने तैयार करने सीखने होते हैं, राइट बच्चों। तो ये चैप्टर जब हम करेंगे ना तो हमारे पास सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन है। बेसिकली तो 2 टाइप के ही क्वेश्चन है। एक तो है जनरल एंट्री का क्वेश्चन, सबसे पहले सीखो भाई जनरल एंट्री कैसे बनेगी। दूसरा आपने सीखना है ये 4 अकाउंट कैसे बनेंगे। जब आप ये अकाउंट सीखते हो ना बनाने, तो आपके पास जिस दिन फर्म बंद हो रही है उस दिन की बैलेंस शीट जरूर होनी चाहिए। तो आपके पास ये 2 टाइप के क्वेश्चन है ये वाले। एक जब बैलेंस शीट दे रखी हो क्वेश्चन में, और दूसरा जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट पहले से ना दे रखी हो तो आपको बैलेंस शीट और तैयार करनी पड़ेगी, राइट। तो पहले हम यही सीखेंगे बच्चों आज की डेट पे कि ये रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है जब आपके पास बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन हो। तो चलिए सीखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट किस प्रकार से जो है वो बनाया जाता है। पहले हम सीखेंगे इसका फॉर्मेट जो है वो किस प्रकार से बनेगा। तो चलो पहले सीखते हम कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी हो बच्चों तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका कैसे बनेगा। देखो क्या इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आज यही समझ लेते हैं। तो क्या करना है देखो हमने बच्चों, सबसे पहले ना आपने बैलेंस शीट की एसेट साइड को पढ़ना है ध्यान से। जितनी भी एसेट्स दे रखी है आपकी, आपने उनके अकाउंट क्लोज करने होते हैं। और क्लोज पता है कैसे करते हैं? उन्हें रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर करके। तो यानी आपका सबसे पहला काम है कि जितनी भी एसेट्स हैं आपने रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे लिख दो। आप डेबिट साइड में 2 करके, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी एसेट्स है? बिल्डिंग। जब आप यहाँ पे एसेट्स लिखोगे ना बेटा सारी, मशीनरी, आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। 2 बातें कौन कौन सी ध्यान रखनी है बच्चों? नंबर 1 तो एसेट्स हमेशा फुल वैल्यू पे ट्रांसफर करनी है। यहाँ पे जैसे बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 1 लाख, तो आपने पूरी 1 लाख जो है यहाँ पे ट्रांसफर करना है, राइट। तो सारी एसेट जितनी भी है वो फुल वैल्यू पे ट्रांसफर होगी आपकी। ये आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। फर्नीचर, डेटर्स। अब देखो आप डेटर्स मान लो आपके दे रखे हैं 1 लाख, ये होती है बच्चों फुल वैल्यू। और प्रोविजन दे रखा है 5000। बैलेंस शीट में तो अमाउंट के कॉलम में 95 मिलेगा आपको, ये होती है बच्चों फुल वैल्यू, ठीक है। तो आपको यहाँ डेबिट साइड पे पूरे 1 लाख ट्रांसफर करना है। अगर इसके ऊपर कोई प्रोविजन बना हुआ है तो उसका अकाउंट यहां ट्रांसफर करके बंद करना है क्रेडिट साइड पे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ऐसे ऐसे ना 3 प्रोविजन हो सकते हैं बच्चों। जैसे डेटर्स के ऊपर बना हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसे ही जो बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्स्ड एसेट्स है, इन पे बना हो सकता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि आएगा, आ भी सकता है। और एक होता है बच्चों कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो वो भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये ना इस चैप्टर में प्रोविजन की तरह माना जाता है। पिछले चैप्टर में तो आप इसको रिजर्व मान के चलते थे ना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन यहाँ पे ये प्रोविजन की तरह ट्रीटमेंट है इसकी,
अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी हो, राइट, तो पहला पॉइंट ये हो गया देखो बच्चों कि आपने क्या करना है, सारी एसेट्स को रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। एसेट्स ट्रांसफर करते टाइम याद रखना है कि आपने फुल वैल्यू ट्रांसफर करनी है, ठीक है ना। गुडविल भी ट्रांसफर करनी है आपने, ये भी अदर एसेट्स की तरह ही है। अब दूसरी बात कौन सी याद रखनी है बच्चों, एक तो ये होगी कि फुल वैल्यू पे ट्रांसफर करना है। दूसरी बात, सिर्फ वही एसेट्स ट्रांसफर होती है जिनको मार्केट में बेचा जा सकता है, मार्केट में सेल कर सकते हैं हम। जिनको सेल करने की जरूरत नहीं है या जो मार्केट में बेची जा ही नहीं सकती, उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बच गई देखो आपकी कैश और बैंक बैलेंस, इनको बेचने की क्या जरूरत है ना, ये सब चीजें बेच के भी तो कैश ही आना है, तो कैश को आप रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर नहीं करोगे, इसके लिए तो स्पेशल अकाउंट अलग से बनेगा। फिर आता है P&L, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है बच्चों। ये पिछले हर चैप्टर में आपने पढ़ा है कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में ये दो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हो सकती हैं, एक P&L अकाउंट और दूसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये मार्केट में नहीं बिक सकती, ये एक्चुअल में हमारी लॉसेस है, और कौन खरीदेगा हमारी लॉस को मार्केट में, है ना, ये तो पार्टनर ने ही भरनी है, राइट। तो इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो बाकी की जितनी भी एसेट्स है वो सब बिक सकती है, एक कैश और बैंक बैलेंस को बेचने की जरूरत नहीं होती, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को बेचा जा नहीं सकता। इनको छोड़ करके बाकी कोई भी एसेट्स हो, टेंजिबल इंटेंजिबल, सब बिक सकती है, सब डेबिट साइड में ट्रांसफर की जाएगी, और वो भी फुल वैल्यू में ट्रांसफर होगी। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों। तो ये स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में से जितनी भी बच्चों आउटसाइड लायबिलिटीज है, सबसे पहले वो उठा लीजिए आप, आउटसाइड लायबिलिटीज। आपने आउटसाइड लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज करने हैं, उन्हें यहां ट्रांसफर करना है। जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हो, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज है, 1 बाय 1 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे असेट्स को 1 बाय 1 ट्रांसफर किया। अब आउटसाइड लायबिलिटी कौन कौन सी है, यहाँ पे देखो, एक क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, और एक ही वाइफ से जो लोन लिया हुआ है वो भी आउटसाइड लायबिलिटी है, ठीक है ना। पार्टनर को छोड़ करके जो भी दूसरों को देना है आपने, सब आउटसाइड लायबिलिटी में आता है। तो ये चार मैंने यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटी लिखी हुई है, इन चारों के चारों को आपने यहाँ पे ट्रांसफर करना होता है बाय करके, बाय क्रेडिटर्स, ठीक है बच्चों, ये फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय बिल्स पेबल, बाय बैंक लोन, बाय मिसेज एज कैपिटल, एज लोन, सॉरी मिसेज एज लोन, ये चारों आउटसाइड लायबिलिटी आपने यहां पे ट्रांसफर कर दी। ये होता है बच्चों स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 कौन सा था, ये वाला, जब आपने सारी एसेट्स ट्रांसफर की थी। तो नंबर 1 काम ये कि जितनी भी एसेट्स है सब डेबिट साइड में डाल दो। किसको नहीं डालना डेबिट साइड में, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस और फिक्टिशियस एसेट्स यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, इनको छोड़कर सारी एसेट्स डेबिट साइड में, और वो भी फुल वैल्यू में, है ना। अगर कोई प्रोविजन बना है तो अलग से क्रेडिट साइड में जाएगा। फिर बात आ गई लायबिलिटी साइड में, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज है बच्चों, सब की सब रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करनी है, इससे इनके अकाउंट बंद हो जाएंगे। फिर पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनता है, जर्नल रिजर्व पिछले चैप्टर की तरह अभी भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कैपिटल अकाउंट में। तो ये चीजें जो पार्टनर को देनी है, पार्टनर से रिलेटेड है, ये रिलेशन में नहीं आती है आपकी, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है बच्चों, एडजस्टमेंट में आपको बता रखा होगा कि आपने इन एसेट्स को बेचा है और इन लायबिलिटीज की क्या की है, पेमेंट की है। तो काम तो दो ही है बस, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो सिर्फ दो ही काम करने हैं, ठीक है ना। ये जो एसेट्स है इनको बेचना है, और ये जो लायबिलिटीज है बच्चों इनकी पेमेंट करनी है, बस ये दो ही काम है मेन रियलाइजेशन अकाउंट के लिए। तो अब हम इन एसेट्स को बेचेंगे। देखो, तो जब भी बच्चों कोई एसेट बिकेगी
तो हम उसे प्रॉफिट मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? प्रॉफिट मान के चलते हैं, क्योंकि जब सारी एसेट्स यहां ट्रांसफर हो गई तो इसका मतलब सारी एसेट्स के अकाउंट क्लोज हो गए। हमारी बुक्स में से हर एसेट्स का बैलेंस 0 हो गया। तो अब अगर ये एसेट्स बिक जाएगी, चाहे कितने में भी बिके, हमारे लिए तो फायदे की बात होती है। तो याद रखें कि जब भी एसेट्स बिकेंगी ये फायदा है, आपने क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है जितने में भी एसेट्स बिके। तो एसेट्स ना दो तरीके से बिक सकती है बच्चों। या तो देखो नगद बिक जाए तो बाय बैंक करके लिखना है आपने, बाय बैंक एसेट्स रियलाइज्ड। अगर ये एसेट्स नगद बिकेंगी तो क्या लिखना है? बाय बैंक अकाउंट। देख लीजिए, सिर्फ दो ही तरीके से एसेट्स बिक सकती है। जैसे मान लो मैं कह दूं कि बिल्डिंग 90,000 में बिक गई, तो बिल्डिंग लिख दो यहां पे 90,000। बाय बैंक में लिखना आपने, बाय बैंक बिल्डिंग 90,000, राइट। मशीनरी 2 लाख की थी मान लो, ये 20% मोर देन द बुक वैल्यू, 20% ज्यादा में बिक गई, तो 2 लाख का 20% होता है बच्चों 40,000, तो 240 में बिक गई। तो यहां लिख देंगे बाय बैंक मशीनरी 240। इस तरीके से आप देखो जो भी एसेट्स नगद बिकेंगी उनका यू लिखना है बाय बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो ये मान लो एसेट्स बिक गई आपकी दोनों 3,30,000 की, हो गया पॉइंट, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट, हो सकता है कोई एसेट्स को पार्टनर ले जाए। दो ही तरीके से एसेट्स बिक सकती हैं, या तो नगद बिक जाए या तो कोई पार्टनर ले जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो ये डेटर्स थे, तो ए कहता है कि मैं अपने आप डेटर से अमाउंट ले लूंगा, ए ने ले लिया डेटर्स को, वो भी कितने में? 60,000 में। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट डेटर्स लिख देंगे 60,000 रुपीज। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, अगर एसेट्स को कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर एसेट्स को नगद बेचा जा रहा है तो बाय बैंक अकाउंट में लिखना आपने बच्चों, ठीक है ना। यही मेन पॉइंट है बस आपका। दो ही तरीके से एसेट्स जो है वो बिक सकती है। उसके बाद आपने देखो बच्चों लायबिलिटीज की पेमेंट, ये जो लायबिलिटीज है चारों आपकी, इनकी पेमेंट को ना हम नुकसान मान के चलेंगे, लॉस मान के चलेंगे अपना, और हमेशा इसकी एंट्री डेबिट साइड में पास करनी है आपने। तो चलिए करते, मान लीजिए हम लायबिलिटीज की पेमेंट नगद कर रहे हैं, कैश दे करके। लायबिलिटी की पेमेंट भी दो ही तरीके से होगी, या तो लायबिलिटी की पेमेंट फर्म जो है वो कैश देके कर दे, या हो सकता है कोई पार्टनर पेमेंट कर दे लायबिलिटी की अपनी तरफ से, फिर बाद में फर्म उसको कैश देती है, राइट। तो या तो फर्म कैश दे दे, तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। जैसे मान लो क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स थे आपके मान लो 60,000, कह दो कि 60,000 की पेमेंट कर दी आपने 10% डिस्काउंट काट के, तो 6,000 डिस्काउंट काट ली, 54 की पेमेंट हो गई। तो क्रेडिटर की पेमेंट हमने इस साइड पे दिखा दी। ऐसे बिल्स पेबल थे मान लो, तो बिल्स पेबल की पेमेंट इस साइड पे दिखा दी, टू बैंक 10,000 है मान लो। तो जिस लायबिलिटी की भी पेमेंट आप कैश देके कर रहे हो, आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। ये मेन पॉइंट है देखो। उसके बाद अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट कोई पार्टनर कर दे तो उसका नाम आ जाएगा बच्चों टू एज कैपिटल अकाउंट। जैसे ए की वाइफ का लोन था 20,000 का मान लो, तो ये लोन ए कहता है कि मैं पे कर दूंगा, तो मिसेज एज लोन की पेमेंट ए ने कर दी। तो दो ही तरीके से पेमेंट होती है लायबिलिटी की भी, कैश में पेमेंट होगी तो टू बैंक करके लिखना है, और कोई पार्टनर पेमेंट कर देगा तो उसका नाम आ जाएगा, बस काम खत्म। इतना ही काम है आपके पास, ठीक है ना। लास्ट में आप देखो कोई रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी हुए हैं क्या? एक्सपेंसेस की पेमेंट और लायबिलिटी की पेमेंट का तरीका सेम है। लायबिलिटी की पेमेंट भी नुकसान थी, डेबिट साइड में लिखा हमने, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की पेमेंट भी लॉस है हमारे लिए, वो तो डेबिट साइड में ही आएगा। अगर नगद पेमेंट करोगे तो टू बैंक करके लिखोगे, और अगर कोई पार्टनर पेमेंट कर दे, सपोज करो बी ने पेमेंट कर दी एक्सपेंसेस की, तो टू बीज कैपिटल आ जाएगा आपका, ठीक है ना।
ये खर्चे दे रखे होंगे अगर क्वेश्चन में, तो ही उसकी पेमेंट करके दिखानी है। तो ये है आपके पास मेन पॉइंट। और उसके बाद आप करते हो इनका टोटल, दोनों साइडों का। जब आप इसका टोटल करोगे तो आपने एक बार ये जरूर चेक करना है कि कोई एसेट्स रह तो नहीं गई जो यहाँ पे ना सेल करके दिखाई हो आपने, ठीक है ना। अगर कोई एसेट्स रह गई हो जो यहाँ पे नहीं दिखाई है सेल करके, अगर वो टेंजिबल एसेट्स है तो उसको सेल करके दिखाना। जैसे फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, फर्नीचर का पॉइंट आया ही नहीं, जिक्र ही नहीं हुआ कि ये कितने में बिकी। मान लो ये फर्नीचर था 50,000 का, ठीक है, तो ये फर्नीचर 50,000 में आप बेच के दिखाओगे, वो भी कैश में, ऐसे लिखोगे बाय बैंक। तो कोई टेंजिबल एसेट्स अगर रह गई हो तो वो बुक वैल्यू पे बिक जाती है 50,000 में। कोई इंटेंजिबल एसेट्स रह गई हो, जैसे गुडविल है, इंटेंजिबल होती है, ये इसका मतलब नहीं बिक पाई, ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा इसको, ये जीरो है इसका मतलब वैल्यू इसकी, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं, वो भी आमतौर पे रियलाइज अगर ना लिख रखा हो क्वेश्चन में तो रियलाइज नहीं हो पाते, राइट। अब आप चेक करोगे कि कोई आउटसाइड लायबिलिटी ऐसी तो नहीं थी जिसकी पेमेंट यहाँ ना दिखाई गई हो। हर आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट यहाँ दिखाना जरूरी होता है। क्रेडिटर की पेमेंट यहाँ पे कर दी थी, बिल्स पेबल की पेमेंट भी कैश में कर दी थी, ये दोनों लायबिलिटीज की पेमेंट हो चुकी थी। मिसेस ए के लोन की पेमेंट भी ए ने कर दी थी यहाँ पे, तो 3 लायबिलिटीज की पेमेंट हो चुकी है। बैंक लोन बाकी है, चलो बैंक लोन मान लो 30 का था, तो इस 30,000 की पेमेंट आपको लास्ट में करके दिखानी पड़ेगी, फुल पेमेंट टू बैंक अकाउंट बैंक लोन 30,000। तो कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी जो यहाँ लिखी हो वो छूटनी नहीं चाहिए, उसकी पेमेंट तो यहाँ पे करके दिखानी ही दिखानी पड़ेगी। बस बच्चों यही काम है आपका। उसके बाद हम टोटल करेंगे। अगर डेबिट साइड का टोटल आ गया ज्यादा, मान लो इसका टोटल आ गया 5 लाख और इसका टोटल आ गया बच्चों 4 लाख, डेबिट साइड का टोटल बड़ा हो तो लॉस होता है। और अगर बाय चांस ये साइड बड़ी हो जाए, जैसे इस साइड का टोटल आ गया 6 लाख, इधर आ गया 5 लाख, तो ये हमारा प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसे गेन मानते हैं, राइट। ये जो प्रोविजन आपने यहाँ पे लिख दी बच्चों, इनका कुछ नहीं करना, उसके बाद इनकी पेमेंट नहीं करके दिखानी यहाँ पे, सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी की ही पेमेंट इस साइड पे करके दिखानी होती है आपको। तो ये है आपके पास कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाता है। अब एक लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इसमें बच जाता है मेन, वो ये होता है बच्चों कि अगर कोई क्रेडिटर अपनी पेमेंट के बदले कैश नहीं लेता, कोई एसेट ले लेता है, तो उसकी कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती हमें। उसके पीछे रीजन क्या है बच्चों कि जब आप क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हो, आप देखो यहां पे दिखा दिया टू बैंक, है ना। अगर कोई क्रेडिटर अपनी क्लेम के बदले कैश लेने की बजाय कोई एसेट ले जाए तो कोई एंट्री नहीं। क्यों नहीं, ध्यान से देना। क्रेडिटर की पेमेंट हो जाएगी तो वो इधर दिखाया जाएगा, एसेट्स बिक जाएगी वो इधर दिखाई जाएगी, है ना। दोनों काम हो जाएंगे तो दोनों साइडों में आएगा, तो इसलिए दोनों साइडों से क्या हो जाता है, वो कट हो जाता है, तो आपको उसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिए दोबारा, क्रेडिटर की पेमेंट हम इधर दिखाते हैं, एसेट्स का बिकना इधर दिखाते हैं। जब कोई क्रेडिटर एसेट ले जाएगा अपने क्लेम के बदले में, तो क्रेडिटर की पेमेंट मानी जाती है और एसेट्स का बिकना माना जाता है। तो क्रेडिटर की पेमेंट इधर दिखाओगे, एसेट्स का बिकना इधर दिखाओगे आप, तो वो दोनों तरफ से क्या हो जाता है, कट जाता है। इसीलिए जब भी कोई क्रेडिटर एसेट्स ले जाए उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। तो ये था बच्चों आपका कि हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो 4 ही स्टेप है बच्चों बस। सबसे पहला स्टेप क्या था, सारी की सारी जो एसेट्स थी वो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर करनी है, फुल वैल्यू पे सारी की सारी एसेट्स। सिर्फ 2 को छोड़ना है, कैश और बैंक बैलेंस और फिक्टिशियस एसेट्स, क्योंकि ये मार्केट में बिक नहीं सकती आपकी, ठीक है ना। और सारी लायबिलिटीज यहां ट्रांसफर करनी है, आउटसाइड लायबिलिटीज। ये है स्टेप नंबर 2। उसके बाद आप इन एसेट्स को जब बेचोगे तो ये होता है स्टेप नंबर 3। एसेट्स को नगद बेचोगे तो बाय बैंक करके लिखोगे,
कोई पार्टनर ले जाएगा तो बाय पार्टनर करके लिखोगे। फिर आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट या स्टेप नंबर 4 आखिरी स्टेप, नगद पेमेंट करेंगे तो टू बैंक, कोई पार्टनर पेमेंट करेगा तो उसका नाम आ जाएगा। सेम वे में एक्सपेंसेस की पेमेंट, नगद पेमेंट होगी तो टू बैंक और कोई पार्टनर पेमेंट कर देगा एक्सपेंसेस की तो उसका नाम आ जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। लास्ट में जब आप टोटल करोगे तो एक हैबिट बना लेंगे आप कि भाई टोटल करते टाइम आपने ये जरूर चेक करना है कि जो ये 4 आउटसाइड लायबिलिटी सबकी पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है। अगर कोई आउटसाइड लायबिलिटी रह गई हो तो उसकी पेमेंट करके दिखानी है। ऐसे ही जब इधर का टोटल करोगे तो ये हैबिट बना लेनी है कि ये सारी एसेट्स देख लोगे कि बिक गई है, सेल हो गई है या नहीं हुई है। अगर सारी एसेट्स सेल हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई रह गई हो, अगर वो टेंजिबल हो तो बेच के दिखानी है बाय बैंक बुक वैल्यू पे, और अगर वो इंटेंजिबल हो तो छोड़ देनी है आपकी। तो ये है बच्चों आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो कल हम सीखेंगे इसके और क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।